नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय रूपरेखा दिशा निर्देश 2022 जारी किए। वानिकी संबंधी पहल के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोकसभा को सूचित किया गया। और इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के लिए ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक स्थलीय परीक्षण किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए विनियामकीय रूपरेखा दिशा निर्देश 2022 जारी किए हैं। आरबीआई ने ये दिशा निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कई संस्थाओं पर लागू होंगे। ये दिशा निर्देश भुगतान बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे, सभी प्राथमिक सहकारी बैंक या राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तथा सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे। और आइए अब जानते हैं कि ये दिशा निर्देश क्या होंगे। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दरें बहुत ज्यादा या फिर अनुचित नहीं होनी चाहिए। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता को संशोधित करके कुल परिसंपत्ति का 75% कर दिया गया है। इससे पहले एनबीएफसी एमएफआईज के लिए अपनी कुल परिसंपत्ति का न्यूनतम 85% अर्हक संपत्ति के रूप में रखना आवश्यक था। अब एनबीएफसी एमएफआईज की अर्हक संपत्ति की परिभाषा को सूक्ष्म वित्त ऋण की परिभाषा के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक विनियमित संस्थान को सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी। सूक्ष्म वित्त ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरें और अन्य प्रशुल्क या शुल्क आरबीआई की निगरानी के अधीन होंगे। सूक्ष्म वित्त ऋणों को समय से पहले भुगतान करने पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी। ऋणों के भुगतान में देरी की स्थिति में केवल बकाया राशि पर ही पेनल्टी वसूली जाएगी, न कि संपूर्ण ऋण राशि पर। माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त एक प्रकार की वित्तीय सेवा है। इसके तहत गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का एक साधन है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रदान किए गए सभी जमानत मुक्त यानी कोलेटरल फ्री ऋणों को सूक्ष्म वित्त ऋण माना जाएगा। वानिकी संबंधी पहल के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। ये 13 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। सामूहिक रूप से इन नदियों का बेसिन 18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 57.45% है। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की विशेषताएं देखी जाएं तो इसमें इन नदियों के साथ साथ इनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत इन नदियों के आसपास के भू परिदृश्य यानी कि नदी परिदृश्य में वानिकी संबंधी पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये वानिकी संबंधी पहल अलग अलग भू परिदृश्यों में किए जाएंगे, जैसे कि प्राकृतिक भू परिदृश्य, कृषि भू परिदृश्य और शहरी भू परिदृश्य। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान रिज टू वैली अप्रोच का पालन किया जाएगा। वृक्षारोपण से पहले मृदा और नमी संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। रिज टू वैली अप्रोच का मतलब है उपलब्ध वर्षा के जल को रोकना, उसके प्रवाह को आवश्यकता के अनुसार दिशा देना, उसे स्टोर करना और उपयोग करना। इसके तहत रिज या कटक के शीर्ष से लेकर घाटी तक जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार ये सतही अपवाह की मात्रा और जल के वेग दोनों को काफी हद तक कम करता है। इस परियोजना के तहत मुख्य रूप से वन संरक्षण, वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र के पुनरुद्धार, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका में सुधार, आय सृजन, इको टूरिज्म आदि पर बल दिया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति रिवर फ्रंट्स और इको पार्क्स को विकसित करके जनता के बीच जागरूकता पैदा करके की जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना से कई लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, जैसे कि इससे देश में वनावरण में वृद्धि होगी, मृदा के अपरदन में कमी आएगी, जल स्तर का पुनर्भरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण में सहायक होगी। इसके अलावा गैर काष्ठ वनोपज
यानी कि लकड़ी के अलावा प्राप्त होने वाले अन्य साधनों की प्राप्ति में सहायक होगी। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ये बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 जारी की गई। एसआरएस की सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इसके संकेतक थे अशोधित जन्म दर, जिसका मतलब है एक साल में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। अशोधित जन्म दर के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ये दर 19.7 थी। ये बिहार में अधिकतम यानी कि 25.8 और केरल में न्यूनतम 13.5 थी। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक देश के सीबीआर में 1.3 अंक की गिरावट आई है। ग्रामीण सीबीआर में 1.3 अंक की गिरावट और शहरी सीबीआर में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा संकेतक था अशोधित मृत्यु दर, यानी कि 6 माह में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या, यानी कि सीडीआर, क्रूड डेथ रेट। सीडीआर के बारे में रिपोर्ट में ये निष्कर्ष दिया गया है कि वर्ष 2019 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6 थी। ये छत्तीसगढ़ में अधिकतम 7.3 और दिल्ली में न्यूनतम स्तर पर यानी 3.2 थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सीडीआर में 0.7 अंक की गिरावट आई है। महिला सीडीआर में 0.6 अंक, जबकि पुरुष सीडीआर में 1.2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तीसरा संकेतक है शिशु मृत्यु दर यानी IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु की संख्या। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 के 32 से कम होकर वर्ष 2019 में 30 हो गई है, जो 2 अंकों की गिरावट को दर्शाती है। ये मध्य प्रदेश में अधिकतम यानी कि 46 है और केरल में न्यूनतम यानी 6 है। इसके अलावा 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु दर यानी U5MR ये किसी वर्ष विशेष या अवधि में जन्म लिए गए बच्चों की 5 साल के उम्र से पहले मृत्यु की संभावना को दर्शाती है। U5MR के बारे में इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में 1 अंक की गिरावट देखी गई है। इस अवधि के दौरान पुरुष U5MR में 1 अंक और महिला U5MR में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा संकेतक है जन्म के समय लिंगानुपात, यानी कि प्रत्येक 1000 लड़कों के जन्म पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या। ये राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2016-18 के 899 से 5 अंक बढ़कर वर्ष 2017-19 में 904 हो गया है। ये केरल में सर्वाधिक 968, जबकि उत्तराखंड में न्यूनतम 848 है। इसके अलावा कुल प्रजनन दर की बात करें तो ये महिला के प्रजनन काल की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। इसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 वर्षों यानी 2017 और 18 में 2.2 पर स्थिर रहने के बाद कुल प्रजनन दर वर्ष 2019 में घटकर 2.1 पर आ गई है। कुल प्रजनन दर बिहार में सर्वाधिक यानी 3.1 दर्ज की गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम TFR यानी 1.5 दर्ज की है। कुल 15 राज्यों ने प्रतिस्थापन दर को प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पर आ जाए तो उसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। प्रतिस्थापन प्रजनन दर यानी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल का मतलब है TFR की उस दर से जिस पर जनसंख्या स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। SRS भारत में दशकीय जनगणना को छोड़कर जनसांख्यिकीय डेटा का एकमात्र आधिकारिक स्रोत है। SRS राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर आदि से संबंधित अन्य संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। आइए अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को लागू करने के लिए किए गए उपायों के बारे में लोकसभा को सूचित किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया था। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 20 वर्ष का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है और सतत कूलिंग तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करता है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो ये वर्ष 2037 से 38 तक सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग को 20% से 25% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य वर्ष 2037
37-38 तक रेफ्रिजरेंट की मांग को 25% से 30% तक कम करना है। वर्ष 2037-38 तक कूलिंग के लिए बिजली की आवश्यकता को 25% से 40% तक कम करना है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को मान्यता देना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन के साथ समन्वय करते हुए वर्ष 2022-23 तक सर्विसिंग क्षेत्र के 1 लाख तकनीशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देना है। इंडिया कूलिंग एक्शन के थीमेटिक क्षेत्रों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो ये सभी बड़े वाणिज्यिक यानी गैर आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता लागू करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक ऐसे रेफ्रिजरेंट के स्वदेशी स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शोध परियोजना को वित्त पोषित किया है जो ग्लोबल वार्मिंग में कम से कम योगदान दे। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट के लिए सुरक्षा मानकों को विकसित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 43,450 तकनीशियनों का कौशल विकास कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सर्विसिंग से संबंधित हैं। इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए ठोस बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक स्थलीय परीक्षण किया। ये परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया। इस ठोस बूस्टर चरण के सफल परीक्षण ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की पहली विकासात्मक उड़ान आरंभ करने का आत्मविश्वास दिया है। इसरो आमतौर पर 2 सफल विकासात्मक उड़ानों के बाद किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपण के लिए तैयार यान घोषित करता है। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के बारे में बात करें तो इसके सभी 3 चरणों में ठोस बूस्टर का उपयोग किया गया है। ये 500 किलोग्राम के उपग्रह को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा यानी लियो में स्थापित कर सकता है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को लियो में स्थापित करने की बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करना है। ये इसरो का 110 टन द्रव्यमान वाला सबसे छोटा प्रक्षेपण यान है। SSLV के लाभ ये होंगे कि इसका टर्न अराउंड टाइम कम है, यानी कि इसे असेंबल करने में केवल 72 घंटे लगते हैं, जबकि अन्य यानों को असेंबल करने में अभी 70 दिनों का समय लगता है। ये एक लागत प्रभावी यान है। इसकी लागत केवल 30 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसके लिए कम बुनियादी ढांचे और कम लोगों की आवश्यकता होती है। इसे 7 दिनों के भीतर 6 विशेषज्ञों वाली एक टीम द्वारा असेंबल किया जा सकता है। PSLV और GSLV के विपरीत SSLV को लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह से असेंबल किया जा सकता है। ये नैनो, माइक्रो और लघु उपग्रहों जैसे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। ये ग्राहकों के उपग्रहों के लिए SSLV प्रक्षेपण से संबंधित एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एकमात्र नोडल एजेंसी है। इन सेवाओं में संविदात्मक, तकनीकी, प्रोग्रामेटिक, प्रक्षेपण पूर्व, प्रक्षेपण के दौरान और प्रक्षेपण पश्चात गतिविधि से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन। भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE की भूमिका की सराहना की है। OSCE की शुरुआत वर्ष 1975 में आयोजित यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन CSCE से हुआ था। CSCE यानी कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की स्थापना पूर्व और पश्चिम के बीच वार्ता के लिए एक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। इसके तहत सुरक्षा से संबंधित एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें राजनीतिक और सैन्य, आर्थिक और पर्यावरणीय तथा मानवीय पहलुओं को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसमें 3 महाद्वीपों के 57 देश भागीदार हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। 11वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का तिमाही बुलेटिन अप्रैल-जून 2021। इस बुलेटिन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2021 में घटकर 12.6% हो गई है। ये पिछले वर्ष इसी अवधि में 20.8% थी। 11वें आवधिक बल सर्वेक्षण की शुरुआत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी। इसकी शुरुआत नियमित रूप से श्रम बल से संबंधित डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने की अल्पकालिक अवधि में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना है। ये अनुमान केवल वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर लगाया जाता है। वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS यानी करंट वीकली स्टेटस दोनों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है।
विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि शासन सुधारों पर ई बुक जारी की है। ये ई बुक ULPIN राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली आदि से संबंधित बजट में घोषित भूमि शासन सुधारों से संबंधित है। ULPIN को भूमि के लिए आधार संख्या भी कहा जाता है। ये एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। इसके तहत सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक भूखंड को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकना है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ भूमि संबंधी ज्यादातर रिकॉर्ड पुराने और विवादित हैं। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण यानी NGDRS राज्य की संपत्ति पंजीकरण कानूनों के अनुसार अनुकूलन में सक्षम एक नागरिक केंद्रित सॉफ्टवेयर है। इसे ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने आदि के लिए राज्यों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। बाल भवन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य को मौजूदा बाल भवन को मजबूत करने या नए बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल भवन शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत घुलने मिलने, प्रयोग करने, कुछ बनाने और परफॉर्म करने के लिए अलग अलग गतिविधियों, अवसरों और साझे मंच की सहायता से बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 1956 से ही ये लिंग, वर्ग, जाति आदि से परे बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना को पोषित करने का प्रयास कर रहा है। ये सभी संबद्ध बाल भवनों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। निवल शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन। मुंबई शहर ने वर्ष 2050 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह की समय सीमा निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया है। इस योजना के तहत आवास में निवेश, सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, बाढ़ के प्रकोप को सहने में सक्षम ड्रेनेज प्रणाली, रूफटॉप सौर क्षमता आदि जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाया जाएगा। नेट जीरो एमिशन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में पहुंचने वाली ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने वाली मात्रा से संतुलित कर दिया जाता है। भारत ने वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी घाटी से सटे पूर्वी हिमालय की आदि पहाड़ियों में स्थित है। ये दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्वी भाग है। इसका निर्माण वर्ष 1986 में किया गया था। इसका मौलिंग नाम मौलिंग नामक शिखर पर पड़ा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन तथा ऊपरी भाग पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले और समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ लाल पांडा, हिरण, हुलूक गिब्बन्स, बाघ, जंगली भैंस, तेंदुआ, हाथी, हॉक डियर, बार्किंग डियर, चेस्टनट ब्रेस्टेड हिल पार्ट्रिज और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल आदि पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु अत्यधिक आर्द्र है और बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा यहाँ कोई सुपरिभाषित शुष्क मौसम नहीं पाया जाता है। सॉ फिश। कर्नाटक में मछली पकड़ने के दौरान जाल में एक अत्यंत दुर्लभ और क्रिटिकली एंडेंजर्ड सॉफिश को पकड़ा गया है। सॉफिश का सिर और शरीर लंबा और चपटा होता है। इनकी नाक के आगे उभरा हुआ एक लंबा भाग होता है जो सॉ शार्क के उभरे हुए भाग की तरह होता है। इनके पंक्तिबद्ध दांत एक आरी की तरह दिखाई देते हैं। ये विश्व के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उथले जल में रहने वाला जीव है। ये गहराई में पाई जाती हैं। सॉफिश ओवोविविपेरस मछलियां हैं। इसका अर्थ ये है कि निषेचित अंडे मादा सॉफिश के शरीर के भीतर विकसित होते हैं, जिसके बाद युवा सॉफिश जन्म लेते हैं। अगर IUCN के मुताबिक सॉफिश के संरक्षण की स्थिति देखें तो लार्ज टूथ सॉफिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ड्वार्फ सॉफिश एंडेंजर्ड है, ग्रीन सॉफिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्मॉल टूथ सॉफिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और नैरो सॉफिश एंडेंजर्ड है। फूलदेई। फूलदेई प्रतिवर्ष उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये त्योहार प्रतिवर्ष फूलों के मौसम में नए साल और बसंतोत्सव स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे, विशेष रूप से युवा लड़कियां, स्थानीय देवताओं को चढ़ाने के लिए ताजे फूल लेने के लिए खेतों, जंगलों और बगीचों में जाती हैं। इस उत्सव में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति, विशेष रूप से स्थानीय फूलों और पेड़ों के प्रति स्नेह और सुरक्षा की भावना निहित है।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। मीना स्वामीनाथन। हाल ही में शिक्षाविद मीना स्वामीनाथन का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया है। ये कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की पत्नी थी। वे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की एमेरिटस ट्रस्टी थी। मीना स्वामीनाथन तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम यानी ICDS की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। वो मोबाइल क्रच के संस्थापकों में से एक थी। वो सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज की संस्थापक सदस्य थी। वो बचपन की देखभाल और शिक्षा पर यूनेस्को और यूनिसेफ से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार थी। मीना स्वामीनाथन में सामाजिक कल्याण और लैंगिक समानता की भावना थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।